ज्यादातर राज्यों में से कुछ राज्यों का ये कहना है कि साहब इसका जो पैसा है, यानी इसमें जो खर्च आएगा उसका भार कौन उठाएगा। पंड्या साहब, ये एक बहुत बड़ा मसला आएगा हमारे सामने, क्योंकि मध्य प्रदेश के शिवराज सिंह चौहान साहब ने कहा हम तैयार तो हैं, लेकिन सारा खर्च अगर केंद्र सरकार उठाए वो शर्त पे। जी, तो अभी ऑलरेडी एक सेंट्रल गवर्नमेंट की एक स्कीम है नेशनल प्रोजेक्ट्स की जी, और ये कहा गया है कि जो इंटरलिंकिंग वाले जो प्रोजेक्ट्स होंगे आप उसका 90% पैसा जो है, 90% काम का पैसा जो है वो केंद्र सरकार देगी जी। तो पैसे का मामला कुछ हद तक केंद्र सरकार ने अपने पे लिया हुआ है जी। और इसके सिवा फिर यह रहता है कि जब इतना बड़ा प्रोजेक्ट जो बनाना है, ये कोई एक साल में तो बनना नहीं है, कम से कम कितना समय, ये काफी समय लगेगा। हो सकता है 25 साल लगे, हो सकता है कुछ ज्यादा भी लगे। अब कितना साल लगेगा वो भी कहना तब मुमकिन होगा जब हमें ये पता चले कि कब तक जाके बाकी के जो प्रोजेक्ट्स है उसकी सहमति न हमारे देश के अंदर ही नहीं, देश के बाहर भी हो जाए। चलिए सुधीर शर्मा साहब, मैं इसके फायदे पे आता हूं। देखिए इसके फायदे कितने गिनाए गए हैं। आपका इरिगेशन पोटेंशियल बढ़ेगा, आपका जो पावर जनरेशन होगा, हाइड्रो पावर जनरेशन, तकरीबन 40,000 मेगावाट का पोटेंशियल इसमें बताया गया है। आपका फ्लड कंट्रोल होगा, सूखे से निजात मिलेगी। इतने सारे फायदे फिर भी आप ना कर रहे हैं कि इसमें न जाइए, ऐसा क्यों? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। जो फायदों के बारे में जो आप मुझे फायदे गिना रहे हैं, कहा ना, ये प्रिजम्पशस है, ये एज्यूम किया जा रहा है ये फायदे होंगे जी। बड़े बांध जितने देश में बने हैं, क्या पंजाब में उसके बाद बाढ़ नहीं आई? बाढ़ आई। बिहार में बाढ़ नहीं आई। आपने बहुत कुछ किया उनको बाढ़ को रोकने के लिए, जितने भी बाढ़ के प्रबंधन किए, बाढ़ बड़ी ही है, घटी नहीं। जितने भी आपने पानी को बांधा है, वाटर लॉगिंग, पानी का जो थमना है जमीन पे, वो बड़ा है, घटा नहीं जी। तो फिर अगर इस तरह के एग्जाम, और एक नहीं कितने उदाहरण लीजिए, सब में कुछ ना कुछ बिगड़ा है। टाइम क्या है, किस टाइम फ्रेम में आप बात करें, सवाल उसका उठता है जी। शॉर्ट टर्म में गेन दिखते हैं आपको, बिल्कुल, और उसके लॉन्ग टर्म में उसके जो कॉन्सिक्वेंस है उसके बारे में कोई बात नहीं करता। पंजाब में वाटर लॉगिंग, हरियाणा की वाटर लॉगिंग, बांधों की वजह से, कैनाल इरिगेशन की वजह से, उसकी कोई चर्चा नहीं। चेतन बात कही, चेतन पंडित साहब ने कहा कि आज के दिन में हमारे पास इसके अलावा कोई विकल्प नहीं है। आपके पास क्या कोई विकल्प है? मेरे अपने पास विकल्प है कि नहीं, सवाल नहीं है। देश में इतने सारे विकल्पों पे के बारे में चर्चा हुई है, कहा गया है। इवन वाटर पॉलिसी एक्नॉलेज करती है उसको, ड्राफ्ट पॉलिसी, कि अब इस गांव देहात में पानी रोकने का, संचय करने का, और ये जो रोजगार गारंटी प्रोग्राम के तहत इसको जोड़ा जाए, इसमें काम हो रहा है। 60% अगर आप महात्मा गांधी नरेगा की बात करें, इसमें वाटर कंजर्वेशन प्रोग्राम है, तो लेकिन क्या ये लंबे समय तक हम सस्टेन कर पाएंगे? सवाल तो ये है। एक समाज ऐसा खड़ा करना पड़ेगा जिसपे ये सस्टेन करना होगा। लेकिन अगर नहीं करेंगे आप, तो मेरा कहना यह है कि आप किस मुद्दे को लेकर इंटरलिंकिंग की बात कर रहे हैं। अगर आप ये कहते हैं इस देश के दूसरे नंबर पे है इसके वाटर फुटप्रिंट्स, इसके वाटर फुटप्रिंट्स जो है इस देश के, भारत के, वो बहुत ज्यादा है जी। वो आंकड़े दिखाते हैं कि 1182 गीगामीटर क्यूब उसके फुटप्रिंट्स हैं। ये फुटप्रिंट्स कम कर रहे हैं हमें पानी कहीं ज्यादा आएगा नहीं। जैसे अभी चेतन जी ने कहा, जितना पानी है उसी में से आपको खेल करना पड़ेगा। मेरा कहना है कि वाटर के हमें तो दिक्कत तो है ना, कहीं ज्यादा बरसात होती है, कहीं सूखा पड़ता है। वो सवाल मत उठाइए। मैं ये कह रहा हूं कि जब आप आधे से ज्यादा पानी फ्लश करके आप अपने नालियों में बहा देते हैं, फिर आप बात करते हैं कि वो पानी कमी है, कंजर्वेशन एस्पेक्ट है, उस पैटर्न को देखना पड़ेगा। चेतन पंडित साहब, आप कुछ कहें? मैं सबसे पहले आपसे 2 निवेदन करना चाहूंगा जी जरूर, कि हम इसे, यह प्रोजेक्ट यानी ये एक मोनोलिथिक प्रोजेक्ट है ऐसा ना सोचे जी। इसमें 30 के करीब अलग अलग लिंक्स हैं। इसमें से कुछ एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है, लेकिन कई सारी जो है वो एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है। अपने आप में आप देखने जाएंगे तो कोई भी प्रोजेक्ट आपको इतना बड़ा नहीं लगेगा जितना कि नॉर्मली है। तो क्या होता है, एक प्रोजेक्ट सोचने से ऐसा लगता है कि एक बहुत बड़ा कुछ विशालकाय चीज बनाई जा रही है। ये एक प्रोजेक्ट नहीं है। दूसरा, इसको नदी जोड़ प्रकल्प भी ना कहे। ये नदी जोड़ जैसे इलेक्ट्रिसिटी का ग्रिड होता है कि बिजली किसी भी डायरेक्शन से किसी भी डायरेक्शन में जाती है, ऐसा नहीं होता है। ये तो महज एक इंटर बेसिन ट्रांसफर ऑफ वाटर है कि पानी एक बेसिन से दूसरे बेसिन में लिया जा रहा है जी। अब आपने बात करी कि ये जो फ्लश करने से पानी बर्बाद हो जाता है और गांव में पानी रोके वगैरह, ये देखिए ये सब चीजें है ना, आप नंबर्स पे जाइए। इन सबका जो इम्पैक्ट है वो बहुत बहुत मामूली है। 7% तो टोटल पानी का जो यूज होता है, इसमें से 7% तो डोमेस्टिक यूज है। इस 7% में आप मान लीजिए आपने शॉवर से नहाना छोड़ दिया, आपने वो छोटे साइज के सिस्टर लगा दिए, सब काम कर लिया, कितना पानी बचेगा? कुल मिला के 1-2% का भी खास फर्क नहीं पड़ेगा। ये सब बहुत छोटी चीजें हैं। इसी तरह से गांवों में बांधों से पानी रोकना, आर्टिफिशियल रिचार्ज, रेन वाटर हार्वेस्टिंग, ये सारे तरीके हैं। सेंट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड ने अंदाजा लगा लिया है कि आर्टिफिशियल रिचार्ज का कुल पोटेंशियल जी 36 BCM है सिर्फ। 36 BCM, और हमारा कुल यूटिलाइजेबल वाटर क्वांटिटी जो है वो 1123 BCM है। उसके
तुलना में कंपेयर करिए तो ये 3.5%, 4% के करीब हुआ। तो ये सब चीजें जो है ये अपने आप में मायने रखती है, ऐसा बात नहीं कि मायने नहीं रखती, लेकिन इनका अगर आप इनके आंकड़े देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि इनका महत्व जितना हम सोचते हैं उतना नहीं है। आखिरकार 1 किलो अनाज उगाने के लिए 1 किलो गेहूं या 1 किलो राइस उगाने के लिए कितना पानी लगता है ये सबको पता है। इसमें आप थोड़ी बहुत कटौती किसी तरह से कर सकते हैं, लेकिन बहुत ज्यादा नहीं। तो हमारी जो जनसंख्या 2050 पे जाके स्टेबलाइज होने का अंदाजा है जी 160 करोड़ पे, उसके लिए कितना अनाज लगेगा, उस अनाज को उगाने के लिए कितना पानी लगेगा, ये सारे आंकड़े सामने हैं। किसी आंकड़े को लेकर सुधीरेंद्र जी बात करें तो उनसे चर्चा हो सकती है, बिना आंकड़ों के तो ऐसे कोई बात हो नहीं सकती। लेकिन मैं आंकड़ों पर ही आता हूं, हम अब फायदे की बात कर रहे हैं। क्या ये जो पोटेंशियल की 40,000 मेगावाट पोटेंशियल की बात की है, इसमें कितनी सच्चाई है? जो इरिगेशन पोटेंशियल की बात की है कि कई हेक्टेयर वो बढ़ जाएगा, खासकर हमारे देश में जब हम कहते हैं कि 60% अब भी इंद्र देवता के भरोसे है। और दूसरा, कितना फ्लड कंट्रोल कर पाएंगे और कितना सूखे से हम लोगों को निजात कर दिला पाएंगे, क्योंकि इसका सीधे सीधे इम्पैक्ट हमारी इकोनॉमी में पड़ेगा। इसके बारे में ये कहना चाहूंगा कि जो हमने जो ये आंकड़े निकाले हैं वो आंकड़े हमने विस्तृत जो सर्वे ऑफ इंडिया के मैप्स हैं प्लस हमारे जो अपने सर्वेज हैं उनके बेसिस पे निकाले हैं। ये आंकड़े जो है वो बिल्कुल हवा से नहीं आए हैं। दूसरी बात यह है कि यह आंकड़ों में भी अभी इवन और सुधार हो सकता है, क्योंकि ये हमने एक प्रेजेंट सिचुएशन पे निकाले हैं कि अगर पानी इतना ही ये क्रॉप के लिए लगता है जी तो इतना इरिगेशन हो सकता है कि आप क्रॉप की वैरायटी चेंज करेंगे, आप एप्लीकेशन टेक्निक्स चेंज करेंगे, यह पानी और भी आगे जाएगा। दूसरी बात यह कहना चाहूंगा कि यहां पर जो सवाल है वो बड़े प्रोजेक्ट्स वर्सेस छोटे प्रोजेक्ट का नहीं है जी, दोनों के अपने अपने रोल्स हैं। पर सबसे बड़ी एक अहम बात यह समझने वाली है कि जितना प्रोजेक्ट छोटा होता है उतनी उसकी आयु भी कम होती है और उतनी ही उसको चलाने की जो प्रॉब्लम्स हैं वो ज्यादा होती है। आप उतना ही पानी छोटे छोटे तालाबों में इकट्ठा करके रखिए, जितना इवेपोरेशन लॉस होगा उस इवेपोरेशन लॉस से हो सकता है कि आपको जो है एक बड़ा प्रोजेक्ट बन जाए जी। दूसरी बात यह आती है कि बड़े प्रोजेक्ट जो है वो आपको एक इंश्योरेंस देते हैं, वो आपको एक इंश्योरेंस देते हैं कि जो रेनफॉल की जो वेरिएबिलिटी है उस वेरिएबिलिटी में वो आपको पार करा देंगे। तो छोटे प्रोजेक्ट का ज्यादातर जो यूज होता है वो खाली इतना होता है कि मानसून में आपने पानी इकट्ठा कर लिया, उसी साल के विंटर में या उसी साल के समर तक में आपने यूज कर लिया, उसके बियॉन्ड उसमें यूज करने लायक पानी रहता नहीं है जी। तो ये दोनों एक अलग बात है। दूसरी बात ये है कि जहां तक ये जो बेनिफिट्स का सवाल है तो बेनिफिट्स जो है वो काफी कॉन्क्रीट बेसिस पे इसका एनालिसिस किया गया है और यह बेनिफिट जो है वो इसको बढ़ाए भी जा सकते हैं, ऐसा नहीं है कि यही बेनिफिट रहेंगे। ओके शर्मा साहब, मैं आपसे जानना चाहूंगा, हमने देखा कि कई स्टेट के बीच में इंटरलिंकिंग ऑफ रिवर्स को लेके, और आपने खुद ही बताया कितने दिक्कतें हैं, राज्य सरकारें कहीं ना कहीं अपना पानी दूसरे राज्यों को देने के लिए तैयार नहीं है। ऐसी परिस्थिति में क्या इन पूरे मामलों में जितने भी लिंक, हमने 30 लिंक की बात की है, उसमें से तकरीबन पेनिसुलर लिंक में काम हमारा हो गया है और 2 हिमालयन लिंक में भी हम काम कर रहे हैं, क्या ये मुमकिन हो पाएगा? इतने बड़े प्रोजेक्ट को हम लागू कर पाएंगे? क्योंकि आपको आम कंसेंसस तो चाहिएगा ही चाहिएगा। देखिए भट्ट साहब, इसमें 100% हम इसको लागू कर पाएंगे लीगली, कानूनी रूप से हमारे संविधान के अंदर जी। इन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए सर्वोच्च न्यायालय ने ये डायरेक्शन दिया है जी। आज तक इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट का कोई कानून नहीं है जो कि यूनियन लिस्ट के अंदर इस पे कानून बना सकते हैं, जबकि एंट्री 56 ऑफ 7 शेड्यूल ऑफ द यूनियन लिस्ट केंद्र एम्पावर्ड होता है, वो कोई कानून बना सकता है। बिल्कुल। तो सवाल ये उठता है कि इतने महत्वपूर्ण विषय पे केंद्र कानून बनाने से क्यों पीछे? मैं आपसे बता रहा हूं, इसका कारण है कि हमारी स्टेट लिस्ट में एंट्री 17 है जिसके ऊपर स्टेट गवर्नमेंट भी इस पे कानून बना सकती है। अब सवाल ये उठा कि आज तक इस पे कानून क्यों नहीं बना? उसका कारण कुछ भी हो सकता है और ज्यादातर वो पॉलिटिकल कारण होता है कि कोई भी स्टेट अपने वोटर्स को इस इश्यू पे नाराज नहीं करना चाहता। अब सेंट्रल गवर्नमेंट ने इस पे कानून क्यों नहीं बनाया, उसकी अपनी प्रॉब्लम्स हो सकती है, दैट मे बी ए पॉलिटिकल रीजन। लेकिन जो बात आपने अभी 3 मुद्दे उठाए उनको कानूनी में एक एक एग्जांपल देके बताता हूं। जैसा एक आपने बताया कि इसमें जो है पैसा कहां से, जैसे भाई साहब ने बताया कि 90% तो गवर्नमेंट एग्री हो गई है। इसी तरह का मुद्दा सर्वोच्च न्यायालय में सबऑर्डिनेट जुडिशरी के बेनिफिट्स को लेके था, जो कि सर्वोच्च न्यायालय ने बड़ी अच्छी तरह से सुलझाया कि स्टेट गवर्नमेंट इतना % देंगे, सेंट्रल गवर्नमेंट इतना % देंगे, चीफ सेक्रेटरीज को बुलाया और वो मामला सुलटा। सेम इसी तरह से इसको सुलटाया जा सकता है।
दूसरा, जहां तक समय सीमा की बात है, हालांकि मैं टेक्निकल आदमी नहीं, लेकिन मैं इसको फील करता हूं कि अक्टूबर 2002 में जब एनडीए गवर्नमेंट इस मुद्दे को लेके आई और उन्होंने कहा कि 2016 तक इसको पूरा करेंगे, तो दैट वाज बेस्ड ऑन द रिपोर्ट्स ऑफ द एक्सपर्ट्स। उन्होंने एक समय सीमा निश्चित की, वो किसी रिपोर्ट्स के बेस पे की, और जो सुप्रीम कोर्ट ने अब डायरेक्शन दिया है कि बाय एनुअल आप रिपोर्ट देंगे, उससे इसको समय सीमा को बहुत ही लिमिट किया जा सकता है। जहां तक आपने बताया कि जो स्टेट गवर्नमेंट्स और सेंटर में प्रॉब्लम आएगी, अगर सर्वोच्च न्यायालय ने कोई डायरेक्शंस दिए हैं, वो स्टेट पर भी बाइंडिंग है और सेंटर पे भी बाइंडिंग है, और आर्टिकल 141 में वो एक कानून है, तो वो जो स्पेशल कमेटी सुप्रीम कोर्ट ने दी है वो इसको इंप्लीमेंट करेगी। तो कोई अड़चन इसमें मुझे ब्रेक लेना होगा, ब्रेक के बाद हम चर्चा करेंगे नेशनल काउंसिल फॉर अप्लाइड